सब्सक्राइब करिए द इंडियन मैसेज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विष्णुपद नाग। आज हम लोग एक्टिव रीजनरेशन के बारे में जानकारी करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि जो रीजनरेशन ऑफ डीपीएफ का मतलब यही है कि रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बॉर्निंग ऑफ एक्यूमुलेटेड शूट फ्रॉम द फिल्टर। जो वार्निंग ऑफ होता है उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग, यानी जो शूट पार्टिकल्स हैं उसको ऑक्सीडाइज करके एटमॉस्फेयर में छोड़ना है। डायरेक्ट शूट पार्टिकल्स को हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ नहीं सकते। इसमें टाइप्स ऑफ रीजनरेशन के बारे में भी हम लोग जानते हैं, जैसा कि पैसिव रीजनरेशन है जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जानकारी कर चुके हैं। उसके बाद आता है एक्टिव regeneration. For active regeneration, the temperature should be 550 degrees centigrade to 600 degree centigrade to oxidize shoot particles. इसके लिए एक थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम जो है जरूरी है। थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है यानी 600 डिग्री उसके लिए हीट चाहिए, और हीट का जो बंदोबस्त करना है, अरेंजमेंट करना है इंजन के वहाँ पर, वो कैसे करेंगे, यानी इंजन के अंदर करें या आफ्टर ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स डीपीएफ जो है आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है, तो नेचुरली वहीं पर ही 600 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए टेम्परेचर, और उसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए रॉ फ्यूल जो है उसको एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर जलाया जाता है। ये रॉ जो फ्यूल है आइदर लेट पोस्ट इंजेक्शन के थ्रू सप्लाई होता है, या अलग एक सिस्टम यूज किया जाता है जिसके सारे फ्यूल को अलग इंजेक्टर के द्वारा एग्जॉस्ट सिस्टम में इंजेक्ट किया जाए। क्योंकि रॉ फ्यूल जलेगा, हाइड्रोकार्बन जलेगा, तभी ये 600 डिग्री टेम्परेचर होगा, और बिना 600 डिग्री टेम्परेचर ये जो है एक्टिव रीजनरेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो इसके लिए थर्मल मैनेजमेंट के बारे में भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो एक्टिव रीजनरेशन जो है, इसको एक्टिव इसलिए बोला जा रहा है किसी से ये उसको एक्टिव करना पड़ेगा। जैसा पैसिव रीजनरेशन जो है अपने आप हो रहा था, एग्जॉस्ट टेम्परेचर 350 डिग्री हो गया तो कैटलिस्ट जो है NO2 के सहारे पैसिव रीजनरेशन चलते रहेगा। उसके लिए ड्राइवर या इंजन मैनेजमेंट सिस्टम किसी का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है आइदर इंजन मैनेजमेंट सिस्टम या नहीं तो मैनुअल, यानी जो मैन के अंदर में आता है कि आप आइदर ड्राइवर और मैकेनिक और एक्सपर्ट, किसी से ये एक्टिवेट होना चाहिए, तभी हम लोग इसको एक्टिव रीजनरेशन सिस्टम बोल रहे हैं। इसमें दो तरह का जो होता है, एक है मैनुअल में पार्क रीजनरेशन को हम लोग स्टेशनरी रीजनरेशन बोल रहे हैं, और फोर्स्ड रीजनरेशन ऑफकोर्स आइदर आप गाड़ी को ले जाए स्टेशन के अंदर में, सर्विस स्टेशन के वहाँ हो सकता है कि उसको खोलना पड़े। हम लोग देखेंगे इसको कैसे किया जाता है बाद में एक वीडियो में। और ऑटोमेटिक जो रीजनरेशन होता है वो इनिशिएटेड बाय ECU, उसमें एक टाइमर बेस्ड होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ व्हीकल, ट्रक, बस, ट्रैक्टर, ट्रेलर, टिपर, डंपर, ये सारे जो अलग अलग एप्लीकेशन है व्हीकल का, उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरर जो है काफ़ी टेस्ट करने के बाद देख लिया कि कितना टाइम के बाद इसमें ECU में हम प्रोग्रामिंग में डाल दे कि उतना टाइम होने से ये रीजनरेशन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बस जो है ज़्यादातर सिटी में चलता है, उसमें शूट जो एक्यूमुलेशन होता है वो ज़्यादा होता है ना। चलिए उसके लिए आप मान लीजिए कि 26 घंटा तय किया कि 26 आवर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यू इनिशिएट करेगा ये ऑटोमेटिक रीजनरेशन को, और ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये टाइमर बेस्ड है। टाइमर बेस्ड हम लोग आवर्स में इसलिए करते हैं, हम लोग इसको डिस्टेंस बेस में भी कर सकता था, लेकिन डिस्टेंस बेस में हम लोग नहीं करते हैं। डिस्टेंस बेस में मतलब कि चलो 300 या 400 किलोमीटर चला, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये इनिशिएट हो जाएगा। लेकिन अब
मान लीजिए जो आजकल जो गाड़ी जब चलता है उस टाइम में जब न्यूट्रल होता है व्हीकल, यानी गियर न्यूट्रल में रखा जाता है, उस टाइम में तो इंजन चलते रहता है। खास तौर पर डंपर टिपर जो है वो जब लोडिंग अनलोडिंग होता है सामान, उस टाइम में वो खड़े रहता है गाड़ी, इंजन चलते रहता है, क्योंकि उससे हाइड्रोलिक पंप को चलाना है और उसी से टिपर को सामान लोड अनलोड करने में काम में मदद मिलता है। तो उस टाइम में तो इंजन चल रहा है, लेकिन वो हम लोग व्हीकल का जो डिस्टेंस नोट करने के लिए जो मीटर में अरेंजमेंट किया वो लिया है गियर बॉक्स का जो मेन शाफ्ट है उसी से। नेचुरली जब गियर बॉक्स ही न्यूट्रल कंडीशन में है, तो जब न्यूट्रल कंडीशन में रहने से जो इंजन रन हो रहा है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, तो डिस्टेंस में वो कन्वर्ट नहीं होता है। नेचुरली हम लोग आवर में ही इसको टाइमर बेस में आवर को ही कंसिडर करते हैं, ना कि डिस्टेंस को कंसिडर किया जाता है। दूसरा होता है जो शूट लोड बेस्ड। शूट लोड बेस्ड में मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि उसमें डीपीएफ जो है, डीपीएफ के दोनों साइड में 2 प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा प्रेशर सेंसर। वो क्या कर सकता है, वो कितना शूट लोड हुआ उसको तय कर सकता है। मतलब मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर तय किया कि भाई 6 ग्राम्स अगर 1 लीटर का फिल्टर है, डीपीएफ अगर 1 लीटर का है, तो उस टाइम में जैसे ही 6 ग्राम तो शूट पार्टिकल्स जमा हो जाएगा, तो उस टाइम में वहाँ पर रीजनरेशन स्टार्ट करना है। अब कब तक करते रहना है वो भी प्रोग्राम में हम लोग डाल दिया कि चलो ठीक है 1.5 ग्राम या 1.3 ग्राम तक जब तक नहीं आएगा तब तक वो रीजनरेशन होते रहेगा। ये सिस्टम जो है इसको हम लोग बोलते हैं शूट लोड बेस। इसको अगर डायरेक्टली प्रेशर सेंसर यूज़ करके करना चाहे तो शूट लोड बेस नहीं करके दूसरा भी सिस्टम कर सकता है मैन्युफैक्चरर की कितना ब्लॉकेज हुआ 45%, उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकता है 40% या 30%, 35%, कितना परसेंट ब्लॉक होने के बाद हमको रीजनरेशन स्टार्ट कराना है, उस हिसाब से वो प्रोग्राम कर सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, हम कुछ ऑप्शन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद एक पार्ट रीजनरेशन हो सकता है, उसमें अगर प्रोग्राम में डाला हुआ है तो ड्राइवर डैशबोर्ड के ऊपर में एक स्विच है, जब उनको इंडिकेटर दिखाएगा कि भाई डीपीएफ जो है, डीपीएफ को रीजनरेशन चाहिए और ड्राइवर ट्रेंड है, तो नेचुरली वो एक पर्टिकुलर स्विच जो है डीपीएफ का रीजनरेशन स्टार्ट करने के लिए उसको अगर ऑन कर देगा तो ये एक्टिवेशन हो जाएगा और रीजनरेशन होते रहेगा। तो ड्राइवर खुद कर सकता है। अगर प्रोग्राम में डाला हुआ नहीं है तो इसके लिए अलग से जो डायग्नोस्टिक टूल है उसका ज़रूरत पड़ सकता है, और उसके लिए आपको ट्रेन आदमी का भी ज़रूरत पड़ेगा। और फोर्स रीजनरेशन जो है ये स्पेशल केसेस में होता है, अगर ड्राइवर कुछ भी नहीं देख रहा है, ड्राइवर जो इंडिकेटर अगर है वो सब नहीं देख रहा है, या कोई मेल फंक्शन हो गया इंजन के अंदर में, या मान लीजिए जो डीपीएफ के अंदर में जो प्रेशर सेंसर है वही काम नहीं कर रहा है, उन्हें चलिए शूट के बारे में ECU को मालूम नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ से कोई इनपुट आएगा ही नहीं। तो उस टाइम में इतना ब्लॉकेज हो जाएगा कि नॉर्मल एक्टिवेशन से हम उसको क्लीन या शूट को रिमूव नहीं कर सकता। तो इसके लिए स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है। ऐसे भी ये डीपीएफ जो है ये काफ़ी कॉस्टली मैटर है, मेरे ख्याल से 1 लाख 1.5 लाख का मामला है एक फिल्टर का, पता नहीं, मेरे को दाम मालूम नहीं है, लेकिन मैं अंदाज से बता रहा इतना तो होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉस्टली टल वगैरह यूज़ किया जाता है। तो ये जो फोर्स रीजनरेशन जो है इसके लिए हमेशा एक्सपर्ट का ही सहारा लेना चाहिए। ये मोटा मोटी एक्टिव रीजनरेशन के बारे में हम लोग बात किया। एक कुछ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का बारे में ही हम बात किया, अलग अलग मैन्युफैक्चरर अगर अलग अलग तरीका यूज़ करे तो वो भी कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग फोर्स्ड रीजनरेशन जो है वो कैसे करते हैं।